हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पर। और आज हम चर्चा करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की एक पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और साथ में ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट पेपर है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है दोनों के कंटेंट लगभग समान है। थोड़े से कुछ टॉपिक्स में अंतर मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम चलती रहेंगी। तो हम जो आज शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो पहले नाम लिख दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जब हम पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बाइक बिना स्पार्क के नहीं स्टार्ट हो सकती है। स्पार्क में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आती है। कार हो, ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो, एरोप्लेन हो, वायुयान हो या यहाँ तक स्पेसक्राफ्ट हो, इन सब को स्टार्ट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम आज अपनी लाइफ को बहुत ही बेकार स्थिति में पाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि मोबाइल बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ियाँ, पंखे, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें बिना इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिवन नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हम देख भी नहीं सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि लाइट स्वयं में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसके अलावा बात करें तो हमारे पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम भी इलेक्ट्रिक सिग्नल पे चलता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स के बीच होने वाले इलेक्ट्रिक संकेतों के संप्रेषण के माध्यम से हमारे शरीर का पूरा पार्ट एक्टिव रहता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को जैसे लकवा मार जाता है या पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट में न्यूरॉन्स के बीच का जो किसी प्रकार का सिग्नल का कम्युनिकेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमारे शरीर के पार्ट से लेकर के हमारे डेली लाइफ में एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर जगह ये उपस्थित है। ना हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखने के लिए प्रकाश चाहिए, और यहाँ तक कि जब हम आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो वो वैद्युत संकेतों के रूप में ही हमारे दिमाग को संप्रेषित होता है। हम सोच नहीं सकते किसी थाट को, और कोई भी थाट हमारे दिमाग में नहीं आएगी जब तक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल संकेत चल रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की चर्चा करेंगे, फिर मैग्नेटोस्टैटिक की चर्चा करेंगे, और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। और ये पेपर में इतने कंटेंट मिलेंगे, कहने के लिए ये थोड़े हैं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब कि आवेश का रेस्ट की स्थिति में अध्ययन। जैसे जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसके इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अगर चार्जेस का कोई निकाय है तो उस निकाय की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उसके बारे में हम बातें करते हैं, और इनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में कुल मिलाकर के हम किसी चार्ज का रेस्ट स्टेट में एनालिसिस करेंगे। और जब हम कहते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है तो सबसे पहले यही आता है कि चार्ज का स्थिर अवस्था में अध्ययन। अब यहाँ पर पहली ही लाइन में प्रश्न उठता है कि चार्ज क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। तो आवेश के बारे में अगर बात करें तो आवेश के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा अंबर। आप लोग इंटरमीडिएट की किताब या जो भी पढ़ेंगे या पढ़े हैं आप, तो उसमें एक नाम आता है अंबर का। अंबर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लें। अंबर जो है
वो पुराने समय में पाए जाने वाले किसी पौधे का रेजिन था। रेजिन का मतलब होता है गोंद, और ये गोंद धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होकर के और ये पत्थरों का रूप ले लेती थी। अर्थात कि ये सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ये पेड़ से निकलने वाली किसी प्रकार की गोंद है, और इसका इस्तेमाल पुराने समय में ज्वेलरी में किया जाता था। और ये पौधा अब नहीं पाया जाता है, लेकिन अंबर अभी भी पाए जाते हैं, और वो अंबर कुछ देखने में इस प्रकार का होता है, आप लोग देख रहे होंगे। ये अंबर का वीडियो है, इसमें अंबर आप देखेंगे तो ये अंबर है, ये अंबर है, और ये जो अंबर होता है, इस अंबर का इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी में करते थे। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है लगभग 600 BC से पहले भी। ग्रीक वर्ल्ड में जब पार्टीज होती थी, तो पार्टीज में जब लोग बोर होने लगते थे, तो वो जो अंबर की ज्वेलरी होती थी, उस ज्वेलरी को अपने क्लोथ में रगड़ करके और एक टब में रखे हुए मेढकों को टच कराते थे। अर्थात वो अंबर की जो अपनी ज्वेलरी पहने हुए होते थे, उस ज्वेलरी को रब करते थे, रगड़ते थे अपने कपड़ों में, और रगड़ने के बाद वो मेढकों को टच कराते थे, जिसके कारण मेढक ड्रेस्पेटली मतलब उनको शॉक लगता था, और वो शॉक लगने से वो क्या करते थे, जंप करते थे। और वो लोग यह सब सिर्फ अपने एंजॉय के लिए किया करते थे। अर्थात उनको ऐसा करने में मजा आता था। उनको इसके पीछे का कोई रीजन नहीं पता था कि मेढक क्यों कूदते हैं, और रगड़ने से ऐसा क्या होता है, अंबर की ज्वेलरी को क्लोथ्स में रगड़ने से ऐसा क्या होता है कि उसको जब हम मेढक पे टच करते हैं तो वो कूदने लगता है। तो विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड दैट कि क्या होता है, वो लोग ये अपने सिर्फ एंजॉय के लिए करते थे। लिखित इतिहास में जो है, जहां से किताबों में हम पढ़ते हैं, वहां पे बताया गया है कि लगभग आज से 2600 साल पहले थेल्स ने सबसे पहले ये देखा कि जब एवोन अंबर की राड को क्लोथ से, ऊन जिसको हम सिंपली ऊन वुलन क्लोथ्स बोलते हैं, तो वुलन क्लोथ से रगड़ा गया, तो उन्होंने देखा कि अंबर की राड में यह गुण आ जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। इस गुण को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत कहते हैं। अर्थात विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी वह गुण है जिस गुण के कारण आवेशित जो अंबर है, वो आवेशित अंबर छोटी छोटी हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका नामकरण किया गया और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत अंबर को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के बाद उसमें आया हुआ वह गुण है जिस गुण के कारण वो हल्के हल्के चीजों को, जैसे पेपर बिट हो गई, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो रीजन था, उसको धीरे धीरे फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मॉडर्न साइंस में आने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसके बारे में काफी कुछ अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने 2 प्रकार के चार्जेस का प्रतिपादन किया। हम बहुत हिस्टोरिकल डिटेल में ना जा करके सीधे अगर उसके रीजन में चलें, तो आप सभी लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से परिचित हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विभिन्न ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं, और ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल कहलाए जाते हैं। और किसी भी परमाणु का जो लगभग 99.95% जो मास होता है, अर्थात जो द्रव्यमान होता है, वो सारा का सारा द्रव्यमान न्यूक्लियस के अंदर होता है, अर्थात नाभिक के अंदर है। अर्थात किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, उसमें 99.95% द्रव्यमान जो होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, और मात्र 0.05% जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी परमाणु में स्थिति यह होती है कि आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर कैसा चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी परमाणु में अगर मान लीजिए कि इसमें 10 प्रोटॉन है
तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इस पर टोटल चार्ज जो होगा वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि 10 प्रोटॉनों पर जो आवेश होगा वो +10e होगा और 10 इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होगा वो -10e होगा। इस प्रकार इस पर नेट चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है। अब अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाउंड होता है, बाउंड कूलाम के फोर्स के द्वारा होता है, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, तो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड होते हैं और उनको रिमूव कराना आसान होता है। तो जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर होता क्या है कि घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा के कारण, उष्मीय ऊर्जा के कारण, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु का, वो छूट करके एक एटम से दूसरे पदार्थ के एटम पे चला जाता है, जिसके कारण अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, यहाँ प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर 10 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगी तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +e आ जाएगा। अर्थात कि अगर हमारे पास दो कोई वस्तुएं हैं, एक वस्तु है A और दूसरी वस्तु B है, और इसमें अगर कोई अभी छेड़खानी नहीं की गई है तो स्थिति यह होगी कि इस वस्तु A के परमाणुओं में, प्रत्येक परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो नेट चार्ज क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अर्थात इस पर अभी नेट चार्ज 0 है और इस पर भी नेट चार्ज 0 है। अगर हम इसको घर्षण से, उष्मीय ऊर्जा से या प्रकाशीय ऊर्जा से, किसी भी प्रकार से पदार्थ A से इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण B पर करेंगे तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अधिक हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी होने के कारण, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कमी होने से इस पर धन आवेश आ जाएगा और इस पर कैसा आ जाएगा? ऋण आवेश आएगा। कितना धन आवेश आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। तो इसका तात्पर्य है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ज क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप चार्ज को परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन की एक डिफिशियंसी, कमी या एक्सेस को हम चार्ज कहते हैं। अर्थात चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या डिफिशियंसी होती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु आवेशित हो जाती है। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बाह्यतम कक्षाओं में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण ही यह सब होता है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रिफिकेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के माध्यम से बंधा होता है। इसका मतलब है ये बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ज क्या है तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में जवाब देंगे कि किसी भी पदार्थ के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है, एक्सेस या डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से जाता है तो वहां पर धन आवेश और कहीं जहां जाएगा वहां पर ऋण आवेश लाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि अगर वस्तु A के परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन पर चार्ज होगा +10e और उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे 10e, नेट चार्ज 0 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर वस्तु B को कंसीडर कर लेते हैं तो इसके एक परमाणु में अगर मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन होंगे +12 और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे 12, तो इस पर भी नेट चार्ज क्या होगा? 0। अब अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला आता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु A से B पर हस्तांतरित हो जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो शेष संख्या होगी वो घटकर 10 से 9 हो जाएगी और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 12 से बढ़कर के 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि अब ये 0 ना हो करके ये +e हो जाएगा और यहां पर जो है वो 0 ना होकर के क्या हो जाएगा? -e। अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन आया
वो वस्तु पर -e चार्ज आ जाएगा और जो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर +e चार्ज आ जाएगा। मिलिकॉन ने एक्सपेरिमेंटल आधार पर ये डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, अर्थात ये जो E लिखा गया है ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे आवेश का मैग्नीट्यूड प्रदर्शित करता है, परिमाण प्रदर्शित करता है। परिमाण का तात्पर्य क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर जहां ये नेगेटिव होगा वहीं प्रोटॉन पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, जहां पर कूलम चार्ज का मात्रक है। तो यहां पर चार्जेस की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के जाने से इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, धन आवेश, और इस पर अधिकता हुई तो क्या हुआ, माइनस चार्ज आ गया। अब इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं, ज्यादातर आप अवेयर होंगे कि इलेक्ट्रॉन का अपना स्वयं का मास भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन = 9.1 × 10⁻31 kg। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का छोटा ही सही, सूक्ष्म ही सही, ये एक निश्चित द्रव्यमान है। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में जब वस्तु A से B पर इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका तात्पर्य हुआ कि वस्तु A से बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान वस्तु B पर हस्तांतरित हो रहा है। इसका मतलब किसी वस्तु के आवेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ही हस्तांतरण नहीं होता है, आवेशों में ही परिवर्तन नहीं होता है, उसके साथ साथ उस वस्तु का द्रव्यमान भी बदलता है। अब बदलेगा कैसे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जितना द्रव्यमान है वो यहां कम हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अर्थात जो वस्तु पॉजिटिव चार्ज होगी, जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका जो द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान कम होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। और जो वस्तु निगेटिवली चार्ज होगी, अर्थात जिस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, उसका द्रव्यमान जो होगा बेटा वो बढ़ेगा। अर्थात वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है, और अगर वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और अगर वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यही द्रव्यमान की बात। अब बात आती है कि आवेशों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सिंपल से हमने सीखा कि आवेश क्या होते हैं। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके आवेशन में इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, प्रोटॉन का रोल नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्योंकि फाइनाइट द्रव्यमान होता है, इसलिए जब कभी भी वस्तु आवेशित होगी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो द्रव्यमान भी हस्तांतरित होगा। अर्थात आवेशित होने वाली वस्तु का द्रव्यमान भी बदलता है। कैसे बदलता है कि वस्तु अगर धनावेशित हो रही है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, और अगर वस्तु ऋणावेशित हो रही है, निगेटिवली चार्ज हो रही है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। आप ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात आती है चार्जेस की। तो चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्जेस की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब ये संरक्षित होता है। अर्थात कि चार्ज को, जैसे आप कहते हैं कि पदार्थ को ना नष्ट किया जा सकता, ना उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अर्थात हम चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरित कर सकते हैं। ये क्या मतलब है इसका, ये सीधे सीधे पदार्थ संरक्षण नियम से ही लिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पदार्थ का एक छोटा सा हिस्सा है, कण है। तो क्योंकि आप जानते हो पदार्थ नष्ट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन भी नष्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि आवेश कैरी करता है तो चार्ज भी नष्ट नहीं होगा। तो चार्ज का कंजर्वेशन लॉ जो है वो ये कहता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हस्तांतरित किया जा सकता है। अब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो द्रव्यमान में परिवर्तन आता है वो मैंने आपको बताया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है
कि चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं। एडिटिव का मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक निकाय है और इस निकाय में कोई कहता है कि चार्जेस है Q1 प्लस Q1, चार्ज को हम सिंपली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन। तो कोई कहे इस निकाय में टोटल चार्ज कितना हुआ, तो इस निकाय का जो टोटल चार्ज होगा, आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना चार्ज है, तो आप क्या बताएंगे, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, सीधे इसको ऐड कर दीजिए, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब इसको लिखेंगे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। एडिटिव में जब आप एडिशन करेंगे तो साइन साथ होने चाहिए। साइन साथ होने का मतलब कि उस पर जो प्लस और माइनस का साइन है वो भी आप साथ में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी निकाय में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आए और एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक आके आने से और इलेक्ट्रॉन के जाने से नेट इलेक्ट्रॉन का कुल मामला आप देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आया तो ऋण आवेश देगा और जाएगा तो धन आवेश देगा। तो हम क्या लिखेंगे कि प्लस ई माइनस ई, दैट बिकम्स जीरो। अर्थात किसी वस्तु पर या किसी निकाय में जो टोटल चार्ज होता है उस निकाय के सभी चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस जो होते हैं, उन सभी के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी निकाय में अगर Q1, Q2, Q3, Q4 जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इस निकाय का या इस सिस्टम में जो कुल चार्ज होगा, इस सिस्टम में कुल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन होगा। इसको बोलते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की ये एडिटिव प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की ये होती है कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको शायद जानकारी हो, और नहीं जानकारी है तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए कि जब आप न्यूटन की यांत्रिकी पढ़ते हैं, न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें न्यूटन के नियमों का प्रयोग करने के दौरान हम जो मास है उस मास को हम एब्सोल्यूट मानते हैं, अर्थात नियत मानते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की जो है वो कहती है कि मास बदलता है, और बदलने का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। कल मैंने इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें इसके बारे में बताया है। तो वेलोसिटी के साथ मास बदलता है, अर्थात कोई अगर पार्टिकल होगा और उस पार्टिकल को आप वेलोसिटी देंगे तो वेलोसिटी बढ़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पर चार्ज प्लस Q है, तो चार्ज प्लस Q है तो चाहे ये रेस्ट में रहे और चाहे ये मोशन में रहे, दोनों प्रक्रिया के दौरान इसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि जहां किसी पार्टिकल का द्रव्यमान वेग के साथ बदल जाता है, वहीं किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है उस पर मोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने तीन आपको बताया, पहला कंजर्वेशन होता है, चार्ज कंजर्व होता है। दूसरा आपको बताया कि चार्जेस एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, योगात्मक गुण रखते हैं। तीसरा ये बताया आपको कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर होता है तो उस पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि किसी कण के द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी कण या वस्तु या ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज है तो उस पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बाद में सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, चार्ज वैसे स्केलर होता है, इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, ये कॉमन सी चीज है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चार्ज का क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है उसके बारे में ध्यान दे ले कि मान लीजिए हमारे पास वही दो वस्तुएं ले लेते हैं, कोई A और B। अब मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित करने पर इस पर आएगा प्लस ई चार्ज और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस ई। अर्थात इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस ई होगा और इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस ई होगा। फिर अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन और हस्तांतरित कर देंगे तो इस पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 2E और इस पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस 2E। ठीक इसी प्रकार एक और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित कर दें तो यहां पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस 3E
और यहां पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू -3e। अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे इन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता रहेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और इस पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर इस प्रकार से हम वस्तु A से B पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, अगर हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर यह फार्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू Ne। ये हो जाएगा प्लस Ne और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस Ne। तो कुल मिलाकर के एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो चार्ज सदैव Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne होगा। इस फार्मूले में जो n का मान है ये n का मान सदैव 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वस्तु A से B पर जब इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित किए जाएंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन जब कभी भी जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये आधा नहीं हो सकता या तिहाया नहीं हो सकता। तो जब कभी भी वस्तु आवेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन वस्तु A से B पर या ऑब्जेक्ट A से B पर पूरा का पूरा जाएगा। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन जाने का कोई मतलब नहीं, मतलब कभी आधा इलेक्ट्रॉन वस्तु A से B पर नहीं जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 ये होगी। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, 5/2 नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती। अर्थात कि कभी भी जो किसी वस्तु पर चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज, E को हम क्या बोलते हैं बेटा? E को बोलते हैं कि ये फंडामेंटल चार्ज है। तो हम क्या कह रहे हैं? किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो सदैव फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन प्लस माइनस के साथ। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल या क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण यह सिद्धांत है। अर्थात किसी वस्तु पर सदैव आवेश या तो आवेश जो होगा वो फंडामेंटल चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे खास बात यहां पर यह है कि E की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान दें, कभी कभी बच्चे जब ध्यान देते हैं बहुत तो वो सोचते हैं कि फंडामेंटल चार्ज का कहा जाता है कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ज तो 1.6 ये तो फ्रैक्शनल चीज है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फंडामेंटल चार्ज है, ये चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट है स्वतंत्र रूप में पाई जाती है वो है, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो क्वांटाइजेशन रूल में ये कहा जा रहा है कि E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। E की वैल्यू तो 1.6 है, वो फ्रैक्शनल है, लेकिन किसी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, E का फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मतलब कि ये 1/2 या 3/2 या 5/2 या 7/2 ये नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा और E को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू मिलकर ने डिटरमाइन करी थी उन एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्राफ्ट एक्सपेरिमेंट में, तो वो था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको बोलते हैं चार्ज संरक्षण का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको क्या क्या आज बताया? मैंने आपको बताया कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को हम चार्ज कहते हैं। मींस द डिफिशियंसी or excess of electron on any object is known as charge, or you can say charge is the deficiency or excess of electron on an object or atom, whatever you want to say. And उसके बाद मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई। तो प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होने का मतलब कि चार्ज ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, ये सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना भूल गया। आप रेडियो एक्टिवता पढ़ेंगे, चलिए आगे बात करेंगे, फिर अभी इतना रेडियो एक्टिवता जब पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि चार्जेस की प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। किसी निकाय में जो कुल चार्ज होगा वो उसके इंडिविजुअल चार्जेस का मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन के बराबर होगा। फिर मैंने बताया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज
पर मोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं किसी पार्टिकल का मास वेलोसिटी के साथ बदलता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कभी वेलोसिटी के साथ बदलेगा नहीं। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होगा वो फंडामेंटल चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, अर्थात यहाँ जो Q = ne लिखा गया है उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो सकती है, कभी वो हाफ 5/2 3/2 इत्यादि नहीं हो सकती। इन चार्ज के बारे में बताने के बाद इसको मैं अगर कंक्लूड करना चाहूं तो कंक्लूजन में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर कोई अच्छी पुस्तक आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा मिल जाएगा क्वार्क से बारे में, और जब बच्चे क्वार्क के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। क्वार्क क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर के। और क्वार्क जो होते हैं उन क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है ±2/3e और चार्ज होता है ±1/3e। और ये जो क्वार्क होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है टॉप, मतलब ये नाम है उनके, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, चार्म और स्ट्रेंज। ये 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। अर्थात कि आप अब इन क्वार्क्स के बारे में अगर देखेंगे, जरा ध्यान दें इतनी चीज पर, बाकी चीजें मैं डिलीट कर देता हूं। क्वार्क्स पर ध्यान देंगे तो क्वार्क पर आप देख रहे हैं Q ±2/3e मैंने लिखा है, और यहां पर क्वार्क पर चार्ज ±1/3e लिखा है। ये 6 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, चार्म और स्ट्रेंथ। अब प्रश्न उठता है कि क्वार्क्स पर अभी मैंने बताया क्वांटाइजेशन रूल में कि ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो Q ±ne होता है और n का मान कभी फ्रैक्शनल नहीं होता। लेकिन क्वार्क की अगर बात करें तो क्वार्क के केस में क्वार्क पर जो आवेश होता है वो ±2/3 और ±1/3e होता है। तो ऐसा लगता है कि क्वार्क पर फ्रैक्शनल चार्ज है और ये क्वांटाइजेशन रूल का पालन नहीं करता। मैंने आपसे कहा ऐसा लगता है कि ये क्वांटाइजेशन रूल का पालन नहीं करता, लेकिन वास्तविकता ये है कि क्वार्क की अगर बात की जाए तो अभी तक तो क्वार्क स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए गए हैं। क्योंकि अगर बात करें क्वार्क की तो क्वार्क में बात होती है प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। जैसे प्रोटॉन की बात करें तो मान लीजिए ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क होते हैं। 3 क्वार्क में अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर प्रोटॉन को तोड़ पाए हम तो प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो उसके अंदर 3 क्वार्क मिलेंगे, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, अर्थात 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलेगा। और एक जो अप क्वार्क होता है, इस अप क्वार्क पर चार्ज की मात्रा होती है +2/3e, और जो डाउन क्वार्क होता है इस पर जो चार्ज की मात्रा होती है वो होती है -1/3e। तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन के स्ट्रक्चर में 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, तो इस पर कुल चार्ज जो हो जाएगा, एक अप क्वार्क का चार्ज +2/3e, दूसरे क्वार्क का चार्ज, अप क्वार्क का चार्ज +2/3e, और तीसरे डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3e। आप इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा +e, अर्थात प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो +e है। अर्थात प्रोटॉन पर जो आवेश आता है वो क्वार्क्स के कारण आता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या क्वार्क
क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्वार्क क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक जिस ताप पर क्वार्क ये अलग अलग हो सकते हैं वो ताप संभव नहीं है, क्योंकि क्वार्क को हम अलग कर पाए अर्थात प्रोटॉन को तोड़ करके और इन क्वार्क को अलग कर पाए, ये तब संभव है जब सूर्य की कोर का जो प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर है उसका लगभग लाख गुना टेम्परेचर हम क्रिएट करें, जो कि प्रैक्टिकली अभी हमारे लिए संभव नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी है तो क्वार्क ग्लूकान प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, यह अवस्था बिग बैंग के समय तब आई थी। जब बिग बैंग हुआ था तो उसके 20 माइक्रोसेकंड पश्चात ये अवस्था एग्जिस्ट की थी, उसके बाद ये अवस्था कभी एग्जिस्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के एग्जिस्टेंस के लिए जो ताप चाहिए वो ताप जो है सूर्य की कोर के ताप का लगभग 1 लाख गुना ज्यादा होना चाहिए, जो कि अभी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर के बने हैं, इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं, लेकिन अभी तक हम लोग क्वार्क को इंडिविजुअल नहीं ट्रेस कर पाए हैं, मतलब क्वार्क इंडिविजुअल नहीं एग्जिस्ट किए हैं, तो अभी हमारे क्वांटाइजेशन रूल का कोई वायलेशन नहीं हो रहा। लेकिन यदि कभी भविष्य में कहीं पर भी क्वार्क को हम अलग कर पाते हैं तब भी क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन नहीं होगा। होगा क्या? सिर्फ इतना परिवर्तन आएगा कि जहां आज के समय में हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ज प्लस ई है, जहां आज के समय में हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ज प्लस ई है, अर्थात सबसे सूक्ष्मतम आवेश का जो पैकेट हो सकता है, आवेश का सबसे सूक्ष्मतम पैकेट जो है वो प्लस ई है। अगर क्वार्क को हमने अलग कर भी लिया तो वहां पर क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन नहीं होगा। सिर्फ होगा क्या कि चार्ज का सूक्ष्मतम पैकेट जो है वो पैकेट हो जाएगा 1/3e, अर्थात कि जो क्वांटा फंडामेंटल चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज प्लस ई से या ई से शिफ्ट होकर के 1/3e हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो ई का मान फ्रैक्शनल है ऑलरेडी, ई का मान ऑलरेडी फ्रैक्शनल है, तो ये जब शिफ्ट होगा यहाँ पर तो खाली फंडामेंटल चार्ज ई से शिफ्ट होकर के 1/3 हो जाएगा, और तब हम इसको फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे और कहेंगे कि क्वांटाइजेशन रूल तब भी लागू होगा। सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि आज के समय की अगर बात करें तो आवेश का सबसे छोटा पैकेट जो है वो सबसे छोटा पैकेट ई है, और अगर क्वार्क अलग अलग कभी मिल गए हमको तब क्वांटाइजेशन रूल में सबसे छोटा पैकेट जो होगा वो सबसे छोटा पैकेट 1/3e होगा। आप सोचेंगे ये फ्रैक्शनल है तो ई भी फ्रैक्शनल है, 1/3e भी फ्रैक्शनल होगा। तो क्वांटाइजेशन रूल में क्या था? क्वांटाइजेशन रूल में ये था कि किसी भी वस्तु पर आवेश फ्रैक्शनल नहीं होगा, अर्थात Q = जो लिखा था प्लस माइनस me पर, ये E जो है सिर्फ ये E बदलेगा, बाकी ये जो n है ये फिर से वैसे ही रह जाएगा। अभी कुछ नहीं बदला है क्योंकि क्वार्क अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्वांटाइजेशन रूल वैलिड है और हम ऑब्जेक्ट पर यही रूल लागू करेंगे, Q = प्लस माइनस ne। ठीक, अब इसी से संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप किताबों में देखेंगे इसके आधार पर न्यूमेरिकल आप मिल जाएगा। मान लीजिए वस्तु A है और वस्तु A पर कितना आवेश है? 1 कूलाम का, अर्थात Q = कितना है? 1 कूलाम। हम क्या जानते हैं बेटा? क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि Q = होता है कितना? ne। कोई कहता है प्लस चार्ज है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर वस्तु A पर कोई कहता है 1 कूलाम का आवेश है तो बताइए इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? तो पहली बात तो वस्तु A पॉजिटिव है, तो वस्तु A अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और इसका द्रव्यमान घटा होगा। फिर उसके बाद बारी आती है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो कैसे पता लगाएंगे? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n = क्या लिखेंगे? Q/E, और Q/E लिखेंगे तो Q का मान कितना है बेटा? 1, और E का मान कितना है? 1 कूलाम, और E का कितना मान होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। आप 19 कूलाम से कूलाम कट जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात कि यदि किसी वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर 1 कूलाम का धनावेश हो, तो 1 कूलाम का धनावेश उस पर लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन वहां से हटाने पड़ेंगे? हमको 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। अर्थात कि किसी वस्तु पर जब 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर 1 कूलाम का धनावेश आ जाता है। और अगर कोई यहाँ पर वस्तु B है, उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा? -1 कूलाम का आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट में है या बीएससी में है, वो इस पर अक्सर प्रॉब्लम मिलती है। किसी वस्तु पर आवेश दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाएगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाएगी, आवेश पूछा जाएगा, तो आप सिंपली Q = Ne यही फार्मूला लगाएंगे और इसी से चर्चा करेंगे। तो आज हमने बात की चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में और उस पर बेस्ड एक सिंपल से न्यूमेरिकल के बारे में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम के बारे में और बातें करेंगे टॉपिक वाइज, आगे चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के क्या क्या पढ़ा? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को चार्ज कहते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज कंजर्व्ड होता है, ये ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरित किया जा सकता है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, अर्थात किसी निकाय में कुल चार्ज जो होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के एडिशन के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पर मोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी वस्तु का मास वेलोसिटी के साथ बदलता है, लेकिन किसी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो वेलोसिटी के साथ बदलेगा नहीं। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि किसी भी वस्तु पर जो कुल चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। Q = ±Ne होगा, जहां पर n का मान कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। साथ में आपको क्वार्क का एग्जाम्पल भी बताया कि क्वार्क पर जो है E का फ्रैक्शनल चार्ज होता है, सॉरी यहाँ पर जो है 2/3 होगा, लिख गया था। चार्ज जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है, लेकिन अभी क्योंकि क्वार्क स्वतंत्र रूप से नहीं पाए गए हैं इसलिए क्वांटीकरण सिद्धांत ऐसा ही रहेगा। और अगर कभी क्वार्क स्वतंत्र रूप से पाए भी जाते हैं तो क्या होगा कि फंडामेंटल चार्ज E से बदल करके 1/3E हो जाएगा। बस इतना परिवर्तन होगा, बाकी क्वांटाइजेशन रूल एज इट इज ही रहेगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम आपसे लाइव इंटरेक्ट हो सके और हमसे आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं इस समय आप पूछ सकें। कुछ भी अगर इस पर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपका आंसर दूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो सब कुछ बताना कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड बाय।